स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आज कुछ अहम जानकारियां निकल के आई हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऑफिशियल रूप से आचार संहिता कब तक लग सकती है। वहीं आपको पता है आरक्षण सूची जारी होने के बाद आपत्तियां ली जा रही हैं, तो आरक्षण सूची में बड़ी गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही हैं। जानकारी निकल के आ रही है। ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर एसटी कोटे के व्यक्ति ही नहीं रहते हैं, फिर भी वहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन देखने के लिए मिला है। बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। शासन स्तर से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर के गाइडलाइंस तय कर दी हैं। आपको पूरी जानकारी यहां पर स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आरक्षण सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है पंचायत में अनुसूचित जनजाति परिवार ही नहीं है, फिर भी ग्राम प्रधान की 53 सीटें एसटी कोटे में रिजर्व कर दी गई हैं। तो दोस्तों बड़ी लापरवाही यहां से देखने के लिए मिल रही है। शासन स्तर से क्या है पूरा मामला हम आपको एक एक पॉइंट करके यहां पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला जारी है, लेकिन बलिया में एक नए तरह का पेच फंसा दिख रहा है। प्रशासन की रिपोर्ट्स को सही माने तो वर्तमान में जहां अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी शून्य है, इसके बावजूद प्रधान की 53 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। जौनपुर, भदोही और गाजीपुर में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप यहां पर आरक्षण सूची को लेकर के बड़ी गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसीलिए जब लाइव हम आए थे तो आपको बता रहे थे जिन लोगों को भी आरक्षण सूची में जरा सा भी हेरफेर की संभावना दिख रही है, तुरंत आपत्तियां डाल दीजिए, क्योंकि बड़ी लापरवाही यहां पर आरक्षण सूची में देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं आप बलिया के 17 ब्लॉक में से 15 ब्लॉकों में ग्राम प्रधान की 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 ब्लॉक नगरा व सीयर में 4-4 प्रधान पद एसटी के लिए आरक्षित हैं। यहाँ एसटी का प्रमाण पत्र गोंड खरवास जाति के लोगों को ही मिला है। उदाहरण के बैरिया ब्लॉक में उपाध्यायपुर, बलिहार व विशाल एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस बीच 20 फरवरी को बैरिया एसडीएम की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में इन तीनों ग्राम पंचायतों के अलावा सभी ग्राम पंचायतों में एसटी की संख्या शून्य है। हालांकि वर्ष 2000 की गणना के अनुसार उपाध्यायपुर में 150, सिवाल में 142, नहीं अगर बात करें बलिहार की तो वहां पर 251 एसटी की संख्या देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़ी लापरवाही शासन स्तर से देखने के लिए मिल रही है। इसमें बताया गया है कि पहले से जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यानी बैरिया एसडीएम ने वर्तमान में ब्लॉक के सभी गांवों में एसटी की जनसंख्या शून्य बताते हुए स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के संबंध में कोई भी निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में पहले से जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर गोंड खरवार समाज के लोग यदि नामांकन करते हैं तो उनके प्रमाण पत्र किस आधार पर वैध माने जाएंगे, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। यही नहीं, पहले से जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहे गोंड समाज के कई लोगों के प्रमाण पत्र निरस्त भी किए जा चुके हैं। बैरिया तहसील में तो सिपाही से एसडीएम बने श्याम बाबू को अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि अभी मामला न्यायालय में चल रहा है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ आरक्षण। बलिया जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि सीटों का आरक्षण शासन के निर्देश पर 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जिनके पास प्रमाण पत्र होगा वे चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे। यह पूछने पर कि बैरिया तहसील में तो प्रमाण पत्र से संबंधित एक भी साक्ष्य निर्विवाद नहीं है, ऐसे में नामांकन वैध कैसे होगा। डीपीआरओ ने कहा कि अधिसूचना के साथ ही शासन की ओर से इस संबंध में जो भी गाइडलाइंस आएंगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। पिछले चुनाव में 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में एसटी कोटे के प्रतिनिधि चुने गए थे।
गोंड सभा की माने तो उनका कहना है कि हमारा अधिकार सुरक्षित है और हम उसको लेकर के रहेंगे। यहाँ पर बताया गया है शुक्रवार को उन्होंने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद गोंड ने कहा, अनुसूचित जनजाति की संख्या को जनगणना 2011 के सापेक्ष शून्य दिखाकर जिला पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट बैरिया एसडीएम ने भेजी है। इसी आधार पर अन्य तहसीलों से भी ऐसा किया जा रहा है। यह गोंड जाति के साथ अन्याय है। अब आगे देख लेते हैं, इस पे जानकारी निकल के मिल रही है कि कहां से इस प्रकार की जानकारियां निकल के आ रही हैं, जिसमें आरक्षण सूची में बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। तो यहां से देख सकते हैं गाजीपुर के मरदह ब्लॉक के कई गांव बीडीसी वार्ड नंबर 3 को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया है। यहाँ एक भी अनुसूचित जाति के मतदाता नहीं है। भदोई की डीग ब्लॉक के मझगवा को भी प्रधानी चुनाव के लिए एसटी प्रत्याशी के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ भी एसटी मतदाता नहीं है। जौनपुर के बरसठी ब्लॉक के चमरहा और मुक्तिगंज ब्लॉक के कोकारी देवाकलपुर गांव को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। गांव वाले इसके विरोध में उतर आए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप आरक्षण सूची को बड़ी लापरवाही यहां से देखने के लिए मिल रही है, जिसमें किस प्रकार से उन्होंने आरक्षण को कर दिया है, जबकि वहां पर अनुसूचित जनजाति के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो उनको किस प्रकार से रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, यानी कि वहां पर कोई व्यक्ति एसटी वर्ग से नामांकन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद आपत्तियां ली जा रही हैं। ऐसे में सभी लोगों के मन में प्रश्न ये उठ रहा है, काफी लोग कल लाइव आए थे तब भी हमसे प्रश्न कर रहे थे कि सर आरक्षण सूची जारी होने के बाद आचार संहिता कब तक देखने के लिए मिलेगी, नामांकन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव 25 को जारी होगी अधिसूचना, जानिए कब शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। तो यहाँ न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। इसमें बताया जा रहा है यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उम्मीद लगाई जा रही है आगामी 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताते रहते हैं, वही जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जो जनसेवा विद नवनीत की खबर होती है वो बिल्कुल ही सत्य और विश्वसनीय होती है। आपको हमने ये जानकारी काफी दिन पहले ही दे दी थी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको आचार संहिता देखने के लिए मिल जाएगी। इसी संबंध में यहाँ से जानकारी निकल के आ रही है। इसके आगे आप देख सकते हैं, इसके तत्काल बाद 28-29 मार्च को होली का त्योहार है और फिर उसके बाद इन चुनाव के लिए नामांकन दाखिल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। होली के बहाने चुनावी रंजिश निपटाने की जुगत में लगे असामाजिक तत्वों से गांव का माहौल बिगड़ने की आशंका भी है। त्योहार की खुशी बांटने के नाम पर वोटरों में शराब व अन्य नशीले पदार्थ बांटे जाने से भी उपद्रव की आशंका बढ़ जाती है। इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार अपने अन्य अधिकारियों के साथ अगले हफ्ते अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ बैठक करने वाले हैं। उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ आगे बताया गया, इन दोनों आरक्षण के नए फॉर्मूले और इन सूचियों से असंतुष्ट लोग दावे और आपत्तियां भी दर्ज करवा रहे हैं। जिनके मन मुताबिक सीट आरक्षित या अनारक्षित नहीं हुई है वह मायूस दिखाई दे रहे हैं, जबकि जिनके हिसाब से सीट आरक्षित हो गई है वहां पर सक्रियता देखने के लिए मिल रही है और उन खेमों में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कहीं खुशी कहीं गम देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में गांव की सरकार बनाने को लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव कराने के लिए इन सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। अब आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा के अनुसार बताया जा रहा है कि अपर मुख्य गृह सचिव डीजीपी के साथ अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक में चुनाव से पहले मंडल और जिलेवार संवेदनशीलता आंकी जाएगी। इसके बाद सुरक्षा बलों की उपलब्धता, उनके आवागमन और तैनाती स्थल पर पहुंचने से लगने वाले समय को ध्यान में रखकर यह निर्णय भी लिया जाएगा कि 4 चरणों में इस चुनाव में किस प्रकार से किस चरण में किस मंडल के कौन कौन से जिले शामिल किए जाएं। बड़ी जानकारी वेद प्रकाश वर्मा अपर निर्वाचन आयुक्त की तरफ से देखने के लिए मिल रही है।
आगे इसमें बताया गया पिछले पंचायत चुनाव पर नजर। यूपी में 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 9 अक्टूबर 2015 को मतदान हुआ था। उस दिन कई जगह चुनावी हिंसा हुई थी। मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटर पकड़े गए थे तो मऊ में खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए थे। 29 नवंबर 2015 को दूसरे चरण में मतदान में भी कई जगह हिंसा की घटनाएं देखने के लिए मिली थी। वहीं एटा मैनपुरी में भी 2 लोगों को गोली लगने से मौत हुई थी। मथुरा में प्रधान पद के उम्मीदवार को भी गोली मारी गई थी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से बड़ी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। अधिक इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। जिस हिसाब से शासन स्तर से तैयारी चल रही है उस हिसाब से आप उम्मीद लगा सकते हैं जल्द ही सारी स्थिति स्पष्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये जानकारी निकल के आ रही है न्यूज के माध्यम से। वहीं एक अन्य जानकारी भी निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है अपराधी छवि के दबंग भी पत्नी के सहारे चुनावी मैदान में जानिए रणनीति। तो दोस्तों देख सकते हैं जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो भी पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी करना चाहते हैं। इसके लिए वो कई तरीके से हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें जानकारी यही देखने के लिए मिल रही है कि जो लोग अपराधी किस्म के हैं वो खुद पंचायत चुनाव न लड़के अपने पत्नी, अपने पुत्र और अपनी मां और बहन को पंचायत चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे वो प्रधानी का चुनाव भी लड़ सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कल जब लाइव हम आए थे तब हमें भी ये जानकारी देखने के लिए मिली थी, जिसमें काफी लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर हमारे ऊपर काफी समय पहले केस हुआ था, क्या हम पंचायत चुनाव में लड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने उनको वहां पर रिप्लाई कर दिया था। पुनः आपको बता देते हैं, अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, आपको सजा हो चुकी है, तो आप कृपा करके मैदान में ना उतरें। बाद में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो अपने परिवार से किसी को पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी करा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आरक्षण सूची को लेकर के गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। समय कम बचा है, केवल 1 दिन का समय और बचा हुआ है। जिन लोगों को भी आपत्तियां देनी है आपत्तियां दे दीजिए, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों देख सकते हैं बड़ी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिली है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे आज रात में पुनः 8 बजे के बाद आपको लाइव देखने के लिए मिलेंगे। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वहां से हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।